हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है। आज जो है तो कक्षा 10वीं का जो सरकारी स्कूल में पेपर हुआ है त्रैमासिक परीक्षा का, तो उसको बताने जा रहे हैं गणित सब्जेक्ट का। तो यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में बेल आइकन है उसे क्लिक कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है कि 6 और 20 का SCF क्या होगा। तो 6 और 20 में SCF क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन आता है तो वो क्या है, SCF कहलाता है। तो 6 और 20 में से कॉमन आएगा 2, तो इसका SCF होगा 2, यानी इसमें C नंबर ऑप्शन सही होगा। फिर इसके बाद जो है तो अगले को देखते हैं। एक द्विघात बहुपद ax² पर bx + c में अल्फ़ा और बीटा इसके मूल हैं तो 0। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ज्ञात करना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की इसमें वैल्यू हो जाएगी आपकी अल्फ़ा प्लस बीटा की -b/a। तो ये C नंबर इसमें भी सही होगा। फिर अगला है रैखिक समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। तो एक अद्वितीय हल होगा, उसकी शर्त क्या होगी। तो इसमें आपका आंसर होगा a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। ए नंबर सही होगा। इसमें जो पेन से मारा हुआ है टिक वो क्या है, सही नहीं है ना। जिसका पेपर है उसने मारा है, तो इसलिए जो हम अभी बता रहे हैं उसको सही करिए। चलिए अगले को देखते हैं। चौथा प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण ax² पर bx + c में मूल समान है हो तो यदि मूल दोनों में समान होंगे तो b² - 4ac यानी विविधकर का मान क्या होगा, 0 होगा। इसको आगे, तो इसमें विविधकर का मान क्या होगा, 0 होगा। ए नंबर सही होगा। इसके बाद जो है तो यहाँ पे पाँचवा प्रश्न है AP = 5, 8, 11, 14 दिया है तो 10वां पद क्या होगा। तो इसमें 10वां पद होगा मतलब A10 बराबर होगा एक घटा के मतलब A + n-1 × d यानी 9d। तो यहाँ से A की वैल्यू जो है तो क्या हो जाएगी 5, A की वैल्यू 5 और प्लस में 9d की वैल्यू होगी 8 में 5 घटाएंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ पे 3 9 × 3 9 और × 3 तो 9 × 27 में 5 अगर जोड़ देंगे तो आ जाएगा 32। 27 में 5 जोड़ने पर आ रहा 32, यानी इसका C नंबर ऑप्शन सही होगा। फिर इसमें छठवां प्रश्न इस प्रकार से दिया हुआ है, AD की वैल्यू x दी है और DB की वैल्यू x - 2 दिया है और EC की वैल्यू x - 1 दिया। तो इसमें एक वैल्यू नहीं दी है ना, उसको भी देना चाहिए। तो वैसे ऑप्शन इसमें जो है तो B नंबर 4 सही होगा इसका आंसर, लेकिन एक ये प्रश्न जो है तो थोड़ा सा मिस्टेक है। चलिए अब अगले को देखते हैं, दूसरे प्रश्न को। तो 3√2 एक संख्या है तो अपरिमेय संख्या है। इसमें क्या सही होगा, अपरिमेय, है ना। अगला है रैखिक बहुपद ax + b का शून्यक होगा। इसका शून्यक हो जाएगा -b/a ये फर्स्ट नंबर, ठीक है। अब आगे को देखते हैं। अब समीकरण इसमें तीसरा दिया है, समीकरण 2x + 3y = 5 में यदि x = 1 तो y की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें y की वैल्यू जब ज्ञात करेंगे तो x की जगह 1 रखेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 पक्षांतर करेंगे घट जाएगा। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 3 और बटे 3, 3 में 3 काट देंगे तो आ जाएगा 1, इसमें 1 होगा आंसर। फिर इसके बाद जो है तो आगे, यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px = 0 है तो उसमें समीकरण होगा तो ये द्विघात समीकरण होगा। क्या होगा, द्विघात समीकरण। तो इसका आंसर आपका ये सेकंड होगा। अब इसमें 10वां पद पूछा है, इसमें भी तो 10वां पद ज्ञात करने के लिए A10 बराबर होगा यहाँ से A10 बराबर A + 9d, इसमें भी 9d। अब A की वैल्यू यहाँ पे 5 दिया है तो 5 हो जाएगा प्लस में और 9d की वैल्यू इसमें 10 में 5 घटाएंगे 5 आएगा, 9 का 5 से गुणा करेंगे 9 × 45, 45 में 5 जोड़ेंगे 50 आएगा। मतलब इसमें 50
इसका आंसर सही होगा 50। फिर सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सभी त्रिभुज समरूप कैसे होते हैं? समबाहु त्रिभुज, इसमें समबाहु आंसर सही होगा। अब नीचे तीसरा देखते हैं सत्य सत्य, तो चलिए इसको देखते हैं। अब इसमें फर्स्ट नंबर है, एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, ये पहला सत्य होगा। फिर दूसरा है, घात एक के बहुपद को द्विघात कहते हैं, जब घात एक का है तो दो घात कैसे कहेंगे, ये गलत होगा। दूसरा, यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के दो कोण के बराबर हैं तो यह समरूप होगा, हाँ ए समरूपता से। √2 एक परिमेय संख्या है, ये भी गलत होगा, अपरिमेय है। एक द्विघात बहुपद ax² पर bx + c के रूप का होता है यदि इसमें a b c क्या है, वास्तविक संख्या है, ये सत्य है, होता है इस रूप का। ax + b = 0 एक द्विघात समीकरण है, इसमें घात 2 नहीं है चर की, इसलिए द्विघात नहीं है, इसे गलत होगा, है ना, द्विघात समीकरण नहीं है ये, तो ये भी हो गया। अब इसके बाद जो है तो चौथे को देखते हैं। चलिए चौथे को यहाँ पे हल करते हैं। तो इसमें 15 और 20 में 20 का एलसीएम पूछ रहा है, तो इसका एलसीएम अगर देखेंगे तो कितना होगा, 60। पहले में आपका ये हो जाएगा। द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, 2, तो दूसरे का 2। यदि x + 2y ≠ k में यदि x = 2 और y = 1 है, y = 1 x = 2, तो इसमें इधर जो है रख के हल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4 ≠ k, तो ये ऑप्शन यहाँ पे कहीं नहीं दिया है ना, तो इसको रहने देना है। अब इसमें जो है वर्ग समीकरण x - 1 और x + 1 = 0 दिया है, तो इसके मूल -1 + 1 होंगे, -1 + 1। फिर अगला है समीकरण समांतर श्रेणी का n वां पद होगा। समांतर श्रेणी का यदि n वां पद ज्ञात किया जाए तो an बराबर सूत्र होता है an बराबर a + n - 1 × d, a + n - 1 × d, ये होता है ना। तो समांतर श्रेणी के n वां पद का ये सूत्र यहाँ पे नहीं दिया हुआ। सभी वर्ग होते हैं समरूप होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं, तो इसका भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ। तो चलिए इसको आप लोग कर लेंगे। अब इसमें एक वाक्य में उत्तर देना है। यदि किसी समीकरण के मूल वास्तविक और समान होते हैं तो व्युत्कर का मान कितना होता है, तो इसमें व्युत्कर का मान होता है b² - 4ac = 0, ठीक है, मूल समान होते हैं। अब इसमें दूसरा बोल रहा है 4, 6, 8, तो इसमें 40 में पदों की संख्या क्या होगी, 40वें पद की संख्या ज्ञात करना है, तो इसमें हो जाएगा आपका an बराबर a प्लस एक घटा के, इसमें जो है तो 40 में एक घटाएंगे तो 39। अब इसमें ज्ञात करना है तो a की वैल्यू ऑलरेडी 4 है तो 4 लिख देना है, और प्लस में 39 और इंटू इसमें d की वैल्यू है सारबांतर क्या है, 6 में से 4 घटाएंगे 2, तो 2, तो इसको घटाएंगे 40 और प्लस गुना कर देंगे तो 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, है ना, तो 9 दूनी 18 की 8 हो जाएगा हासिल 1 और 3 दूनी 6 1 7, तो इतना आ गया। इसमें अगर 4 और जोड़ देंगे तो आ जाएगा 82, यहाँ पे आपका आंसर सही होगा 82। अब अगला है, क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप नहीं होते, तो इसको कर लेना है। द्विघात बहुपद x² - 7x + 10 के शून्यकों का गुणनफल होगा। शून्यकों का गुणनफल c/a होता है, यानी इसमें हो जाएगा आपका 10/1, क्या होगा 10 और बटे 1, यानी c/a, ये शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। दो चरों में रैखिक समीकरण का मान
रूप होगा, दो चरों में रैखिक समीकरण का जो मान रूप होगा तो आपका हो जाएगा, इसमें लिख लेंगे हम लोग ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो दो चरों में रैखिक समीकरण का ये मानक रूप है। अब इसमें है संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ से कर लेते हैं। चलिए, तो अभाज्य गुणनखंड इस 70 दूना 140 कट जाएगा, ये 35 दूना 70, 35 दूना 70 ये भी कट गया, 7 पना 35, 35। अब इसका जब अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो दो कितने हैं, 2 ठो हैं, तो 2 की पावर 2 और गुणे हो जाएगा 5 और गुणे 7। तो इस तरह से इसको ये इसका आंसर होगा। अब इसके बाद छठवें प्रश्न से हल करना है। तो अभी जो है तो हम मेन प्रश्न जो क्वेश्चन हैं तो उनको हल करके बताते हैं, अथवा वाले फिर दूसरे वीडियो में अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो कर देंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए इसमें छठवें प्रश्न को हल करते हैं। तो छठवां प्रश्न यहाँ पे जैसा कि दिया हुआ है इसको हल करते हैं एक एक करके। अब इसमें क्या बोल रहा है, 12, 15, 21 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हल करते हैं 12, 15 और 21। तो इनका चलिए लघुत्तम ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये 2 से कट रहा है, 6 दूनी 12 कट गया, ये 2 से नहीं कट रहा, इसको उतार लीजिए। और 21 भी नहीं कट रहा। यहाँ से ये भी 3 दूनी 6 कट जाएगा, ये नहीं कट रहा, उतार लेंगे। इस तरह से 3 से कट रहे हैं, तो 3 एक कम 3, 3 पचे 15 हो जाएगा और 7 त्रिक 21। तो अब ये 5 कट रहा है, 5 एक कम 5, तो यहाँ 1 आ जाएगा और इधर भी 1। तो इसके बाद जो है तो आगे हल करते हैं इसमें। तो इधर से 1 आ जाएगा, यहाँ 7 बच रहा है, तो 7 एक कम 7, ये सब क्या है आपस में कट जाएगा। तो अब इनको गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 7। तो 7 पना 35, 35 दूना 70 हो जाएगा। और 70 का यदि 3 से गुणा करेंगे तो 210, और 210 में 2 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 420। 210 में गुणा करेंगे तो 420। इसका यही एलसीएम होगा आंसर। अब इसके बाद जो है तो इसके 7वें प्रश्न को देखते हैं। चलिए, अब इसमें 7वें प्रश्न को जब हल करेंगे तो ऑलरेडी फार्मूला होता है n1 गुणे n2 बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ है ना। अब इसको जब हल किया जाएगा, ज्ञात करना है इसमें एलसीएम, एचसीएफ 9 दिया है ना। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए एलसीएम बराबर होता है n1 गुणे n2 और बटे एचसीएफ। अब इसमें वैल्यू रख देना है, तो आ जाएगा n1 की वैल्यू दिया है, n1 की वैल्यू इसमें है यहाँ से 306। तो 306 गुणे 657 और बटे में 9। अब इसको जो कट रहा है उसे काट देना है। तो यहाँ से ये दोनों आपस में कट रहे हैं, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 और 9 चौको 36, 3 बचेगा। तो अब इन दोनों का गुणा करने पे यहाँ हमें मिल रहा है 22 33 8। ठीक है, तो गुणा कर देना है, तो ये आपका आंसर होगा। इसका मतलब एलसीएम जो यहाँ पे हमें मिलेगा तो
LCM बराबर होगा इतना, यही इसका उत्तर होगा। अब इसके बाद जो है तो 8वें प्रश्न को देखना है। चलिए अब इसमें जो है तो इसको यहाँ पे लिख लेना है, सॉल्व या हल कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x² - 3 का शून्यक ज्ञात करने के लिए या लिख लेना है शून्यक ज्ञात करने के लिए यहाँ से इसको शून्य के बराबर लिखना पड़ेगा। तो x² - 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसको आगे जब हल करेंगे तो यहाँ से 3 को पक्षांतर करेंगे, यानी x² बराबर हो जाएगा 3। इसमें अंडर रूट लगा है तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट उधर लगा देना है, स्क्वायर है तो x की वैल्यू हो जाएगी √3। यानी इसको हम कह सकते हैं कि इसके जो शून्यक होंगे यानी x बराबर इसमें प्लस और माइनस √3, यानी प्लस में एक रूट होगा एक माइनस में। ठीक है, तो ये भी आपका पूरा हो गया। अब इसके बाद जो है 9वां प्रश्न। चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे इसमें भी वही लिखना है, और जो द्विघात बहुपद दिया है तो क्या दिया है x² + 3x और +k। ठीक है, ये जो है तो द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद है तो यहाँ से a b c की वैल्यू ज्ञात कर लेना है। तो a बराबर हमें मिलेगा, a बराबर यहाँ क्या मिल रहा है a = 1 x² का गुणांक, b की वैल्यू जो है तो 3 है और c की वैल्यू क्या दी है k। तो अब इसमें क्या बोल रहा है कि यदि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल का जो फार्मूला होता है तो शून्यक इसके यदि अल्फ़ा और बीटा हैं तो अल्फ़ा × बीटा शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है c/a। अब इसमें शून्यकों का गुणनफल दे दिया है, शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है 2, तो 2 बराबर हो जाएगा c/a। c की वैल्यू इसमें k है और बटे में a का मान कितना है 1। तो यानी यहाँ से हमें इसकी वैल्यू क्या मिल गई, 1 का गुणा करेंगे तो k = 2, यानी इसमें 2 आंसर आ गए। तो यही इसका उत्तर होगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न। अब यहाँ पे 10वें को हल करना है। तो चलिए हल करते हैं। इसमें से 2 संपूरक कोणों का मान लेने हैं। माना 2 कोण क्या है x और y, माना 2 कोण x और एक y है। तो संपूरक कोण का योग कितना होता है 180। x + y बराबर 180 डिग्री। तो x + y बराबर क्या हो जाएगा 180। और इसमें दोनों बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री है। देखिए इनके बीच में जो अंतर है तो x - y बराबर क्या हो जाएगा 18। तो यहाँ से ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 से इसको जब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी, x बराबर 18 और +y। अब इसमें समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 से हो जाएगा। इसको चलिए आगे हल करते हैं। तो 1 में इसका मान रख दीजिए। तो यहाँ से x की जगह क्या रखना है 18 और +y, यहाँ पे एक y पहले से है +y और बराबर हो जाएगा 180। अब इसमें y जुड़ेगा तो 2y बराबर 180 और -18।
यदि 180 में 18 माइनस करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 10 में से 8 गए 2, 2 हो जाएगा, एक हासिल यहाँ, तो फिर 8 में से यदि 2 घटा दिया जाएगा तो 6 और इधर 1, तो 162। अब 162 में 2 का यदि भाग करेंगे तो यहाँ से y इज इक्वल टू 162 और बटे में 2 का भाग कर देना है, तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा और 2 एक कम 2 यानी 81। y की वैल्यू जब 81 आ रही है, y बराबर 81 डिग्री। अब इसके बाद x की वैल्यू ज्ञात करना है, तो दोनों कोणों का योग 180 होगा, क्योंकि संपूरक कोण कितना होते हैं 180 दोनों कोणों का योग। तो यहाँ से x बराबर होगा 180 डिग्री और माइनस 81। 81 इसमें घटाएंगे तो आ जाएगा 10 में से 1 गए 9, 9 एक हासिल यहाँ हो जाएगा, तो 8 एक 9, यदि 18 में 9 घटाएंगे तो 9 यानी 99 डिग्री। तो यहाँ पे आंसर होगा, यहाँ अतः चाहे लिख लेना है, अतः x बराबर 99 डिग्री और y बराबर हो जाएगा 81 डिग्री, 81 डिग्री। तो यही इसका आंसर होगा। अब चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। अब इसको 11वें प्रश्न को हल करना है, तो इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेना है, x प्लस y बराबर 14, समीकरण नंबर 1। दूसरा हो जाएगा x माइनस y बराबर दिया है 4, समीकरण नंबर 2। अब इसमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो समीकरण 2 ले लेते हैं, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से हल करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा x बराबर 4 और प्लस y, x बराबर 4 प्लस y, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब x का मान जब आ गया है तो अब समीकरण 1 में रखना है, समीकरण 1 से, क्योंकि प्रतिस्थापित कर देना है समीकरण 1 में। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जब हल करेंगे तो यहाँ से x की जगह क्या रखना है 4 और प्लस y, तो 4 प्लस y और एक y पहले से है प्लस y और बराबर क्या हो जाएगा 14, बराबर 14। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, 4 को पक्षांतर करेंगे, y जुड़ेगा तो 2y, तो 2y बराबर हो जाएगा 10, 114 और माइनस 4। 114 में यदि 4 घटा दिया जाएगा तो आ जाएगा 10, यानी इसमें 2y बराबर 10। तो y की वैल्यू हो जाएगी y बराबर 10 और बटे में 2, तो 2 पंचे 10, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब y का मान 5 आ गया, तो अब इसमें समीकरण 3 में रखना है, तो समीकरण 3 से यहाँ पे लिख देना है, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 में जब इसका मान रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 और प्लस का 5, 4 में प्लस 5 करेंगे तो 5 4 9, यानी यहाँ से x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। तो यहाँ नीचे लिखना है इसका मान, तो अतः x बराबर 9 और y की वैल्यू होगी 5, x बराबर 9 y बराबर 5, ये आंसर हो गया। अब इसके बाद जो है तो 12वां देखते हैं। चलिए अब चलिए 12वें प्रश्न को हल करते हैं। 12वें प्रश्न को जब हल करेंगे तो मान लेना है, माना इसमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए तथा ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। तो माना 2 संख्याएं x और y है, माना संख्याएं
संख्याएं x और y है। तो x और y है जब, तो दो संख्याओं का योग दिया है 27, यानी x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 27। तो ये समीकरण नंबर 1। और दूसरा जो है गुणनफल 182 दिया है, यानी x y बराबर 182। तो 182 जब दिया है तो इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, y बराबर हो जाएगा 182 और बटे में x। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 से जब मान रखेंगे इसमें, तो y की जगह 182 बटे x, यानी x और प्लस हो जाएगा 182 और बटे x और बराबर 27। अब इसको आगे हल करते हैं थोड़ा सा और। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा, x का इधर दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे तो हट जाएगा, यानी x स्क्वायर और प्लस 182 और इधर जो है तो गुणा करेंगे तो 27x। इसको जो है तो हल करते हैं जब, तो यहाँ से हमें मिलता है 27 इधर आएगा तो x स्क्वायर और माइनस का 27x और प्लस 182 बराबर 0। अब इसमें ऐसी दो संख्याएं जो है तो ढूंढना है जिसको गुणा करने पे 182 और जोड़ने पे कितना आए 27। तो 13 और 14 का गुणा करने पे 182, 13 और 14 जोड़ने पे 27, यानी x स्क्वायर माइनस 13x और माइनस 14x और प्लस का 182 बराबर हो जाएगा 0। अब इसको दो ठोक को कोष्टक में लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा इतना। तो स्प्लाइप दैट यहाँ से x कॉमन आएगा तो x बाहर लेंगे तो बचेगा x माइनस 13 और इधर से क्या कॉमन आएगा -1, या कि -14 कॉमन ले लेते हैं। तो -14 जब बाहर जाएगा तो x और चिन्ह बदल जाएगा, -13 इसमें भी बचेगा और बराबर 0। तो यहाँ से दोनों में सेम जो रहेगा उसको कॉमन लेंगे। तो दोनों में सेम क्या है x माइनस 13, तो x माइनस 13 बाहर लेंगे तो बचेगा x माइनस 14। अब इसमें से एक संख्या ले लेना है, इतने बराबर यदि 0 दिया है, यहाँ पे बराबर में क्या है 0, तो इसको आगे थोड़ा सा हल करते हैं। तो इसको आगे यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। चलिए यहाँ पे हाँ, तो यहाँ से यदि x माइनस 13 बराबर 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी 13। x की वैल्यू जब 13 आएगी तो इसमें दूसरी संख्या y हो जाएगी। y इसमें समीकरण 1 से, तो y बराबर यदि 27 में 13 घटाएंगे तो आ जाएगा 14, यानी 13 14 संख्या होगी। एक आंसर आपका हो जाएगा ये और दूसरा इतना आंसर। इसके बाद जो है तो अगला प्रश्न, चलिए अगले को हल करते हैं। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो द्विघात समीकरण दिया है इतना, तो इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है ना। तो द्विघात समीकरण
द्विघात समीकरण इसमें दिया है 2x स्क्वायर माइनस 3x और -5 बराबर 0। अब इसमें यहाँ पे a की वैल्यू होगी a बराबर 2, b की वैल्यू है -3, c की वैल्यू है -5। a b c की वैल्यू हो गई तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए व्युत्कर ज्ञात करना है, यानी d की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b स्क्वायर -4ac। अब इसमें मान रख देना है, b की वैल्यू क्या है -3, तो -3 का स्क्वायर और -4ac। a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है गुणे -5 4ac। अब इसको चलिए गुणा भाग कर देते हैं, हल कर देते हैं। तो यहाँ से हमें -3 का स्क्वायर 9 और इधर जो है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 चौको 40, यानी आएगा 49। क्या आ गया 49 प्लस का, यानी यह जो है तो क्या है बड़ा है 0 से। जब 0 से बड़ा है तो मूलों का अस्तित्व होगा और इसकी प्रकृति जो है मूलों की वास्तविक होगी, है ना। मूल वास्तविक होंगे, यहाँ पे लिख लेना है वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे। वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे, यही जो है तो इसका आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब इसको हल करते हैं। जब हल करेंगे तो यहाँ से यदि AP बराबर दिया है, AP की वैल्यू दिया है 2, 7, 12, इस प्रकार से डैश डैश डैश। तो यहाँ से 10वां पद ज्ञात करना है, यानी ज्ञात करना है। सबसे पहले इसमें लिख लेना है a की वैल्यू जो है तो 2 है और सार्वंतर यानी d की वैल्यू है, d की वैल्यू हो जाएगी 7 - 2। 7 में यदि 2 घटाएंगे तो 5, है ना। तो इसमें कौन सा पद 10वां पद ज्ञात करना है। सूत्र होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से n का मान भी दिया है, n बराबर क्या दे दिया है 10। अब इसको आगे हल करते हैं। चलिए जब आगे हल करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा a10 बराबर हो जाएगा a की वैल्यू क्या है 2 और प्लस n-1 यानी 10 और -1 इंटू डी का मान दिया है 5। अब आगे इसको भी हल करते हैं। चलिए तो यहाँ से बराबर हो जाएगा 2, 10 में से 1 घटाएंगे तो प्लस का 9 और गुणे 5, तो 9 पना 45 क्या आएगा। यहाँ पे इसको गुणा करने पे 2 और प्लस 9 पना 45। तो यहाँ से 45 में 2 घटाएंगे तो 47 आ गया आंसर। इसका आंसर जो होगा आपका तो इतना आ जाएगा ये यहाँ पे। इसी प्रकार से अगला, चलिए इसको हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहली चीज़ तो इसमें मान लेना है कि माना प्रथम पद यहाँ पे प्रथम पद a और सर्व अंतर क्या है d है। तो यहाँ से 5वां और 7वां पद क्रमशः 9 और 2 दिए हैं। तो 5वां पद 1 घटा के
डी से गुणा करना होता है, तो ए और प्लस 5वें पद को 4d बराबर 9, ये समीकरण नंबर 1। और फिर इसमें 7वां पद दिया है ए और प्लस 6d बराबर होता है 2। और दोनों समीकरण इस प्रकार से दे दिया। अब इसको जब हल करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं कि घटा देते हैं। जब घटाएंगे तो यहाँ से चिन्ह इनका बदल जाएगा, तो घटाने पे लिख लेना समीकरण 1 और माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 में यदि 2 को घटाएंगे तो इस तरह से इसको लिख लेना है, a और प्लस 4d बराबर 9, और इसको घटाएंगे तो a और प्लस 6d बराबर 2। तो यहाँ पे इसको घटाने पे इस तरह से हम लोग लिख लेंगे, माइनस करेंगे, ये भी माइनस हो जाएगा, सबका चिन्ह बदल जाएगा, एक कट गया, इधर से 4d में 6d घटेगा तो माइनस 2d आएगा, माइनस 2d, और इधर से 2 घटेगा तो आ जाएगा 7, यानी d की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल गई, d बराबर -7 और बटे 2। अब इसके बाद जो है तो d की वैल्यू पता चल गई, a का मान ज्ञात करना है। अब समीकरण 1 से तो जब समीकरण 1 से इसको हल करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू होगी a बराबर 9, और माइनस का उसको पक्षांतर करेंगे तो 4 गुणे -7 और बटे में 2, -7 बटे में 2। अब इसको हल करते हैं तो यहाँ से हमें पहली चीज़ तो 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 दूनी 4 यहाँ पे आएगा, तो a बराबर होगा यहाँ से a बराबर 9, माइनस माइनस यहाँ प्लस होगा, और 7 का 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, यदि 14 में 9 घटा दिया जाएगा तो आ जाएगा 23, इसका आंसर होगा। अब AP ज्ञात करना है, तो AP जो है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, अतः AP बराबर होगा, सबसे प्रथम पद आ गया कितना 23, फिर इसके बाद जो है तो -7 बटे 2 करते जाना है, ठीक है। तो इसको आगे जो है तो घटाएंगे तो 23 दूना 46 हो जाएगा, और 46 में यदि 7 घट जाएगा तो आएगा 39, यहाँ पे आ जाएगा 39 और बटे में 2, ऐसे जो है तो आगे बढ़ती जाएगी, तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसमें अगला प्रश्न इस प्रकार से दिया हुआ है, इसमें जो वैल्यू क्या कह रहा है कि DE समांतर BC है, यहाँ पे DE समांतर BC, DE समांतर BC दिया है, और इसमें AD की वैल्यू ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू, इसको यदि x मान लिया जाए तो इसकी वैल्यू ज्ञात करना है, और इसमें 7 दशमलव यहाँ पे जो दिया है 7.5